हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया करें। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जहाँ भी आप अपने आपके फ्रेंड्स से कनेक्ट रहते हैं, तो वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर की। जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी करेंसी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है जो आप कह सकते हैं डिजिटल रूप में होगी। तो यहाँ पर ई रूपी लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ने कल इसे लॉन्च किया है डिजिटल भुगतान के लिए, और ये सीधा आपके अकाउंट में आया करेगी। इस तरीके की एक करेंसी लॉन्च की गई है, तो ई रूपी इसका नाम रखा गया है। जिस प्रकार से आपने बिटकॉइन देखा होगा, एक क्रिप्टो करेंसी है, उसी तरीके से ये एक करेंसी है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या है कि क्यूआर कोड द्वारा या फिर एसएमएस स्ट्रिंग आधारित एक ई वाउचर पर आधारित है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। तो ये सीधे आपके मोबाइल पर आएगी, एक क्यूआर कोड आया करेगा, उसके बाद आपके फ़ोन में ये आ जाया करेगी। तो इस तरीके से है। अब ये किसके किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इसमें किसका किसका सहयोग है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको एनपीसीआई बोलते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का इसमें सहयोग है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ये विकसित की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न जो है जब कथन में बनेगा, तो यहाँ पर ये जो बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। यहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्न डाले जाएंगे कि ये किसके द्वारा विकसित की गई है, किसका किसका सहयोग है। तो अगर कोई एक अलग संस्था डाल दी तो आप पहचानना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय भुगतान जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, वित्तीय सेवा विभाग है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, और इसके साथ साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इनके सहयोग से इसको विकसित किया गया। तो ई रूपी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीज़ा को देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर यूएई सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि दुबई में जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं उनको हम जो है वो गोल्डन वीज़ा देंगे। कौन सा देंगे? गोल्डन वीज़ा देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिला था कि संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया गया था, उसके बाद शाहरुख खान को दिया गया, फिर सानिया मिर्ज़ा को दिया गया। तो हमें भारत में इन सारे लोगों को देखा हमने कि इन्हें गोल्डन वीज़ा दिया गया। अब इसके साथ साथ यूएई सरकार ने कहा है कि दुबई में जितने भी डॉक्टर्स हैं हम उनको यहाँ पर गोल्डन वीज़ा देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है दुबई सरकार की तरफ से अगर ऐसा कहा गया है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप में यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की गई है। यहाँ पर यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के जो शासक हैं, जिनका नाम है हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनके निर्देश के बाद डॉक्टर्स के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शासक हैं उनका शासन यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो दुबई के शासक ने यहाँ पर ऐसी बात कही है कि उनकी भी यहाँ पर अनुमति ली जाएगी। इसके साथ साथ में यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो इन लोगों का भी वर्चस्व हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब दुबई के जो मेन है यहाँ के शासक, वो ही संपूर्ण सत्ता को चलाते हैं, जो पूरे यूएई का, क्योंकि यूएई अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात है वो आप सभी को पता है 7 अमीरातों से मिलकर के बना है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, इस तरीके की कई और अमीरातें, कुल 7 अमीरातें हैं जिनसे ये मिलकर बना है। तो वर्तमान में जो पूरे यूएई का शासक है वो दुबई का शासक है, क्योंकि 7 अमीरातों के अलग अलग शासक होते हैं, लेकिन उन्हीं 7 अमीरातों में से किसी एक का शासक पूरे यूएई को चलाता है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर दुबई का जो शासक है, जिनका नाम है हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये यहाँ के शासक हो जाते हैं। तो यूएई के कभी अगर आपसे शासक पूछे जाए तो आप दुबई के जो शासक है उनका नाम बताएंगे, क्योंकि पूरे अगर दुबई यूएई की बात करें तो दुबई के जो शासक है वो पूरे यूएई के शासक इस समय बने हुए हैं। इसके साथ साथ में हम बात करें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये गोल्डन वीज़ा जो डॉक्टर्स के लिए है वो दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में
ये अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में 74 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम है राशिद ईरानी, इनका निधन हो गया है और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में राशिद ईरानी जी का निधन हो गया है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये फिल्म जगत से संबंधित थे, क्रिटिक्स थे, ये फिल्म जगत से संबंधित थे, क्रिटिक्स थे। और इनके शोक के बाद में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो थे, जो निर्देशक और बहुत सारे लोग, उन लोगों ने शोक व्यक्त किया है। तो यहाँ पर राशिद ईरानी जी, जिनकी 74 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण इनका निधन हो गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल्म जगत से संबंधित है। अगर किसी की मृत्यु वगैरह के कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इसी तरीके के व्यक्तित्व को उठाकर लाया जाता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं और हमने उनका नाम अधिकतर सुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 18 वर्ष तक के लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन अब परेशानी जो समस्या उभर कर आ रही है वो आ रही है बच्चों के लिए। क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर जाता है तो जाहिर सी बात है अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, अगर कुछ लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वो अपने बच्चों को घर पर भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी देखरेख करने के लिए उनका परिवार के बाकी सदस्य हैं। लेकिन जो एकल परिवार में रह रहे हैं, और अधिकतर लोग आजकल एकल परिवार में ही रह रहे हैं, मतलब कि उनकी सेपरेटेड फैमिली है, कहीं किसी शहर में, बड़े शहर में बाहर रह रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अब उनके सामने समस्या ये है कि या फिर वो भी घर से बाहर ना जाएं, और अगर जाएं तो अपने बच्चे को एज अ रिस्क, एक रिस्क ही है अपने बच्चे को इस परिस्थिति में बाहर लेकर जाना। तो यहाँ पर यूएई ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके लॉन्च कर दिए हैं। भारत में ऐसी चीज़ें कब होंगी अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि भारत में अभी जो आबादी है 18 वर्ष तक की आयु वाले, वो ही वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए हैं। फिलहाल एक न्यूज़ आई थी कि भुवनेश्वर शहर जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुका है, फुल्ली वैक्सीनेटेड 18 वर्ष के सभी लोगों को टीकाकरण वहाँ पर किया जा चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इस तरीके की अगर खबर पूरे भारत से आएगी तो एक पॉजिटिवनेस फैलेगी कि हाँ ठीक है, सभी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो यूएई यहाँ पर राइट आंसर है। यूएई ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। यूएई अभी हम बात कर चुके हैं, अबू धाबी यहाँ की कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि भारत यहाँ भी पीछे ही है, करीबन तीसरे या चौथे नंबर पर भारत का स्थान रहा था। जबकि अगर टॉप की बात करें तो इस रिपोर्ट में श्रीलंका टॉप पर रहा था। स्तनपान की अगर हम बात करें तो उसमें श्रीलंका इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा था। भारत की स्थिति यहाँ भी नीचे ही थी, निचले पायदान पर थी। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि भारत में अधिकतर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो बच्चों को छोड़ देते हैं, फिर वो बच्चे जो हैं दूसरों के नैनी के सहारे पलते हैं और फिर डिब्बे वाले दूध से काम चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो उनकी एंटीबॉडीज़ जो बॉडी में बनती है, तरह तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, वो उन बच्चों की बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जो मेन अगर 6 महीने तक बच्चे को यहाँ पर बताया जाता है तो 6 महीने तक बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा बन जाती है अगर इस तरीके का काम किया जाता है, स्तनपान कराया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसकी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी इस वर्ष की थीम थी, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी 1992 से इसे मनाया जा रहा है। ये भी आप याद रख सकते हैं, 1992 से। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने किस राज्य में कुथीरन सुरंग का उद्घाटन किया है। तो कुथीरन सुरंग का उद्घाटन यहाँ पर केरल में किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। तो केरल में यहाँ पर इस सुरंग का उद्घाटन किया है। सुरंग के बारे में थोड़ा सा जानिए कि ये जो सुरंग है केरल राज्य में त्रिशूर जिले के कुथीरन में ट्यून ट्यूब सुरंग है। तो ये ट्यून ट्यूब सुरंग है और किस जिले में पड़ती है, तो त्रिशूर जिला
तो थ्रिसूर ज़िले में, जो केरल का थ्रिसूर ज़िला है, यहाँ पर ये सुरंग कुथिरन सुरंग पड़ती है। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर स्थित है, जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। जाहिर सी बात है, राजमार्ग पर है तो इसका प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उन्हीं के पास होगा। यह सड़क परियोजना के लिए केरल की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी 6 लेन सड़क सुरंग है। तो ये 6 लेन सड़क सुरंग है। हमें 4 लेन तक आपने देखा होगा ना, तो ये 6 लेन सुरंग है। 1.6 किलोमीटर लंबी ये सुरंग को पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही, किसी एक वन्यजीव अभयारण्य का भी नाम आ रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस अभयारण्य का नाम भी याद रखेंगे। तो केरल में कुथिरन सुरंग का उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है कि जो यहाँ के सेना प्रमुख थे, हालिंग करके इनका नाम है, तो इन्होंने स्वयं को यहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। और मिन हालिंग करके इनका नाम है, और इन्होंने खुद को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया है और कहा है कि फ़िलहाल 2 वर्ष के लिए आपातकाल, ये जैसा चल रहा है, तख्ता पलट हुआ है, आपातकाल चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर हम 2023 में चुनाव कराने पर विचार करेंगे और 2023 में हम देखेंगे कि हमें लोकतंत्र वापस लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है और 2023 में इन्होंने कहा है कि 2 साल तक अभी हम आपातकाल जारी रखेंगे। तो आगे आने वाले समय में ये चुनाव कराते हैं या नहीं कराते हैं, वो तो भविष्य की बात है ना। फिलहाल के लिए इन्होंने लोकतंत्र को यहाँ पर क्षति पहुँचाई है और तख्ता पलट किया है, जिसके बाद 2 वर्ष का इन्होंने आपातकाल बढ़ा दिया है और सारी की सारी सत्ता सेना के हाथ में आ गई है। तो म्यांमार फ़िलहाल यहाँ पर देखा जाए तो लोकतंत्र का बहुत ही तेज़ी से हनन कर रहा है। और यहाँ की जो आंग सान सूखी है, इनका तो आधे से ज़्यादा जीवन जेल में ही निकल गया, तो अभी भी ये जेल में ही है, इनको बंद कर दिया गया था और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो फिलहाल वो कहाँ तक सही है या इनको फंसाया गया, जो भी है, लेकिन यहाँ पर म्यांमार में लोकतंत्र का हनन होते हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ की जो सेना है वो स्वयं को यहाँ का सत्ताधारी बता रही है और 2 साल के आपातकाल को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो म्यांमार सही उत्तर हो जाता है और इसमें 2 वर्ष का आपातकाल बढ़ाया गया है। तो 2023 में इन्होंने चुनाव कराने की बात की है। अगला जो प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये जो है चीन सेना के साथ में, यहाँ पर चीनी देश की जो सीमा है, क्योंकि सिक्किम की सीमा चीन के साथ में लगती है, जाहिर सी बात है, सभी को पता होगा, मैप में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक हॉटलाइन स्थापित की गई है, क्योंकि चीन जो है एलएसी पर भी बहुत ही ज़्यादा इसकी जो गतिविधियाँ हैं हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सीमा को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर एक हॉटलाइन स्थापित की गई है सिक्किम सेक्टर में। तो चीनी सीमा के साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो भारत और चीनी सेनाओं ने हाल ही में एलएसी पर विश्वास को और बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की है। यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोरंग ला में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खम्बा जिदोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच स्थापित की गई है। तो मतलब यहाँ पर इस हॉटलाइन को स्थापित करने का एक जो प्रमुख उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच में विश्वास बढ़ाया जा सके कि हाँ, हम इस हॉटलाइन को पार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही चीनी सीमा और ना ही चीनी सेना और ना ही भारतीय सेना। भारतीय सेना फिलहाल इस तरीके के कार्य नहीं करती है, वो प्रारंभिक गतिविधियां स्टार्ट नहीं करती हैं, क्योंकि हम जो है हम शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, क्या होता है कि जब सामने वाला गतिविधियां करना शुरू करता है तो फिर छोड़ते हम भी नहीं हैं। तो यहाँ पर चीनी सेना को बार बार हमें जवाब देना पड़ता है और चीनी सेना भी बाज नहीं आती है, हमेशा लाइन का उल्लंघन करती रहती है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी हमें देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान तो अभी फ़िलहाल एक और नया कदम उठाने जा रहा है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो कल की न्यूज़पेपर में आया था कि गिलगित और बाल्टिस्तान जो करके इसका एक क्षेत्र है, यहाँ पर ये इसको अपना प्रांत बनाने जा रहा है, जो कि पीओके में पड़ता है। ये पीओके के पास का एक ऐसा क्षेत्र है जो विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुद्दा है और इस पर अभी कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, इस पर कोई निर्णय भी नहीं लिया गया। और यहाँ पर पाकिस्तान इसको अपना प्रोविंशियल प्रांत बनाने की बात कर रहा है। तो बहुत ही बड़ा कदम है पाकिस्तान की तरफ से। और भारत का इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि भारत इतनी आसानी से अपने क्षेत्र को जाने तो नहीं दे सकता है। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि
जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि पीओके और जो गिलगिट का क्षेत्र है ये उसको दे दिया जाए, इसके बाद जो बाकी क्षेत्र हैं भारत पर जहाँ जहाँ वो अपना आधिपत्य बताता है उनको वो छोड़ देगा। लेकिन पाकिस्तान धोखेबाज देश है, भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी जो भारत है वो भरोसा करके पछता चुका है। तो इसलिए भारत भरोसा तो फिलहाल नहीं करेगा, लेकिन भारत का इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। 1-2 दिन में भारत के किसी ना किसी सेना अध्यक्ष का या फिर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी का हमें बयान यहाँ पर देखने को मिल जाए। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, जिनके लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्वायत्त जीवन देने की बात की थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या एक बार जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वो कौन से देश में शामिल होना चाहते हैं। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। हृदय प्रत्यारोपण दिवस यहाँ पर 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पहला जो हृदय प्रत्यारोपण था 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल जी के द्वारा किया गया था। तो इसी की वजह से 3 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, संपूर्ण भारत में हम हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाते हैं। 1994 में भारत में पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर ये क्या था कि बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जा रहा था इन लोगों के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा था, और अमेरिका जो कि वैश्विक शक्ति है इसके द्वारा ये कदम देखा गया है कि इसने यहाँ के 2 नेताओं और पुलिस बल पर बैन लगा दिया है। तो ये देश हो जाता है क्यूबा। क्यूबा में लगातार यहाँ पर विरोध चल रहा है, सभी तरफ अशांति फैली हुई है कि सरकारें देश को चला ही नहीं पा रही हैं। पता नहीं क्यों कि देश में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, देश की जनता खुश नहीं है, या फिर जो भी सत्ताधारी व्यक्ति पहुंचता है वो निरंकुशता करने लगता है, जिसकी वजह से जनता को दिक्कत होने लगती है, फिर जनता विरोध करने लगती है। तो यहाँ पर हमें 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, इसके साथ साथ यहाँ के पुलिस बल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्यूबा ये हो जाता है। क्यूबा ये देश है। क्यूबा के पुलिस प्रमुख जिनका नाम है ऑस्कर कैल्जेस वेलकॉर्स और डिप्टी एडी सियरा एरियस, के साथ में द्वीप के पुलिस बल पर भी प्रतिबंध लगाया। तो 2 प्रमुख ये जो अधिकारी हैं ये इनके नाम है, वैसे आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस आप एक बार देख लीजिए कि ये ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इतना डीप में जाकर के आपसे ऑफिसर्स के नाम वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि किन 2 अधिकारियों पर बैन लगाया गया है, किस देश के हैं? तो क्यूबा के हैं, और क्यूबा में फ़िलहाल विरोध चल रहा है यहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ में। तो यहाँ पर इन पर बैन लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका एक वैश्विक शक्ति है, तो इस तरीके की गतिविधियाँ अमेरिका के द्वारा हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल फिर से, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।